सो हे एवरीवन, दिस इज कोमल जहांगीर और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 के लेफ्ट ऑफ द टॉपिक्स जो बचे थे हमारे। ठीक है, तो लेफ्ट टॉपिक्स हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हाफ चैप्टर बचा है। तो हमारा टॉपिक कहाँ है? फूड क्रॉप। टॉपिक देखते हैं, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है शुगर केन। शुगर केन जो है कौन से एरिया में होता है? ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। शुगर केन क्या है? ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है और ये इक्वेटर के पास होता है। मतलब ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटर के पास वाली जगहों पे होता है। फॉर जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये तो ट्रॉपिकल इक्वेटर के पास वाली जगह पे है। ओके, और सब ट्रॉपिकल मतलब हो गया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार, सो ऑन सो। ओके, तो ये कौन सी जगह पे होता है? ये जो मैंने तुम्हें बताई, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये इन जगहों पे हो जाती है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, दोनों ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल हो गई। ठीक है, ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। मतलब ह्यूमस वाला जो क्लाइमेट होता है और हॉट जो क्लाइमेट होता है वहां पे भी इजिली हो जाती है ग्रो। ओके, और इसका जो टेम्परेचर, इसको 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए शुगर केन को। और एनुअल रेनफॉल इसको 75 सेंटीमीटर चाहिए टू 100 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अगर किसी जगह पे मतलब जो रीजन है जहाँ पे लो रेनफॉल होती है वहां पे इसको इरिगेशन के थ्रू हम उगा सकते हैं। ठीक है, इरिगेशन कर सकते हैं हम। ओके, इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स पे ग्रो हो जाती है। बहुत सारे तरह तरह की सॉइल्स पे ग्रो हो जाती है इजीली। इसको मैनुअल लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है उगाने के लिए भी और हार्वेस्ट कटाई करने के लिए भी। ओके, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, ओनली आफ्टर ब्राजील के बाद में इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। ओके, मेन सोर्स क्या है शुगर के? गुड़ बनाना, जैगरी बनाना, खंसारी एंड मोलेसेस बनाना। ठीक है, और मेजर स्टेट्स कौन से है? उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। तो इन जगहों पे ये होती है। और लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है? कौन सा स्टेट है लीडिंग प्रोड्यूसर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो शुगर केन होती है वो बहुत ही ज्यादा मीठी और बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की महाराष्ट्र में होती है शुगर केन क्रॉप। ठीक है, ऑयल सीड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स जो है इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ ग्राउंडनट इन दी वर्ल्ड आफ्टर चाइना। देखो, ऑयल सीड्स जो हम बहुत ज्यादा कंज्यूम भी करते हैं। तेल हम बहुत ज्यादा हमारे एडिबल चीजों में काम में लेते हैं, खाना बनाने में, कुकिंग में, इन सब में बहुत ज्यादा यूज लेते हैं। तो ऑयल को हम कंज्यूम भी बहुत ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। ओके, और ऑयल सीड्स हमारे बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। ठीक है, तो ऑयल सीड्स जो है इंडिया में 2015 से इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है ग्राउंड नट्स का इन दी वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ऑयल सीड्स कौन कौन से होते हैं? देखो, ऑयल सीड्स हो गए कैस्टर ऑयल सीड्स, मतलब ग्राउंड नट्स का भी ऑयल निकलता है। ठीक है, तो देखो, डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोइंग कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। मतलब कि जो 12% ऑफ द टोटल एरिया, 100% एरिया जितना है हमारे कंट्री का, उसमें से 12% एरिया कौन सी क्रॉप में आता है? ऑयल सीड्स की क्रॉप में आता है। मतलब 12% एरिया कवर करती है ऑयल सीड्स। ठीक है, मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड कौन इन इंडिया? कौन से ऑयल सीड्स प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में? ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स। ठीक है, हम ऐसे यूज नहीं करते हैं ऑयल सीड्स को। हम एज ए रॉ मटेरियल तो यूज करते ही है, इंडस्ट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते हैं और ऑयल सीड्स से हम देश के बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऑयल सीड्स जो होते हैं उनको हम अपने पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि हम खाना बनाने के कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ऑयल सीड्स का हम बहुत सारे तरीकों से यूज करते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, उसको हम बॉडी लोशन में यूज करते हैं। ठीक है, कैस्टर ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल से कहते हैं कि हेयर ऑयल एज ए यूज करो कैस्टर ऑयल को, क्योंकि उससे वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है, ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, हेयर फॉल कम हो जाता है कैस्टर ऑयल से। ठीक है, सनफ्लावर जो ऑयल है, सनफ्लावर तो हम बहुत ज्यादा खाते ही हैं, घर में बहुत ज्यादा उसकी सब्जियां बनाती हैं, सरसों का तेल। ठीक है, और जो है कुकिंग पर्पसेस के लिए हम सरसों का तेल यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑयल सीड्स अलग अलग तरीके से काम आते हैं और ऑयल सीड्स के हम प्रोडक्शन करते हैं, सोप बनाने के लिए काम में लेते हैं, कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट जो होते हैं उनमें बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो सिर्फ ऑयल सीड्स का इतना ही यूज नहीं है, बहुत तरीकों से हम अलग अलग तरीकों से इनको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ग्राउंडनट। ग्राउंडनट जो एक खरीफ क्रॉप होती है। ठीक है, और इसमें हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री। और मतलब ग्राउंडनट जो है वो कंट्री में
आधे से ज्यादा ग्राउंडनट की खेती होती है, ग्राउंडनट ही ज्यादा से ज्यादा उगाई जाती है। और ग्राउंडनट को हम बहुत ज्यादा कंज्यूम भी करते हैं, एज ए हम उसको बॉईल करके भी खाते हैं, उसको हम तल के भी खाते हैं, ठीक है, नमकीन में भी खाते हैं, पोहे में भी डालते हैं। तो ग्राउंडनट को हम बहुत अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं। ऐसे पीनट बटर भी हम खाते हैं ग्राउंडनट को, ठीक है। तो ये ग्राउंडनट जो है ग्राउंडनट के लिए गुजरात जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का। उसके बाद में राजस्थान, तमिलनाडु 2015 to 16, ठीक है। लिंसेड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स है। सीसम जो है खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में, एंड रबी जो है रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया, ठीक है। सीसम खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में और रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में, ठीक है। कैस्टर सीड इज ग्रोथ बोथ एज रबी एंड खरीफ, दोनों तरीके से वो उगता है। और ग्राउंडनट जो है ग्राउंडनट को काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा पसंद होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना कि ग्राउंडनट को ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा पसंद होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टी कल्टीवेशन। टी जो एक इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर का, कह सकते हो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का ही एग्जाम्पल है टी, क्योंकि टी की जो कल्टीवेशन होती है वो बहुत ज्यादा बड़े एरिया में होती है, लार्ज ट्रैक्ट्स को कवर करती है टी की कल्टीवेशन, ठीक है। क्योंकि ये कॉमर्शियली होती है, कॉमर्शियल पर्पज के लिए होती है। इसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट, ठीक है। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज का मतलब होता है सिर्फ हम अल्कोहल, जैसे हम एज ए ड्रिंक लेते हैं अल्कोहल को, तो अल्कोहल के अलावा जो आप कंज्यूम कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ड्रिंक, उसे हम बेवरेज क्रॉप्स में लेते हैं एज ए टी। टी को हम चाय एज ए ड्रिंक। टी की जो कल्टीवेशन होती है वो बहुत ज्यादा बड़े एरिया में होती है, लार्ज ट्रैक्ट्स को कवर करती है टी की कल्टीवेशन, ठीक है। क्योंकि ये कॉमर्शियली होती है, कॉमर्शियल पर्पज के लिए होती है। इसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट, ठीक है। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज का मतलब होता है सिर्फ हम अल्कोहल, जैसे हम एज ए ड्रिंक लेते हैं अल्कोहल को, तो अल्कोहल के अलावा जो आप कंज्यूम कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ड्रिंक, उसे हम बेवरेज क्रॉप्स में लेते हैं एज ए टी। टी को हम चाय एज ए ड्रिंक भी लेते हैं, ठीक है। तो ये टी जो है ये इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में इनिशियली बाय ब्रिटिशर्स ने, बहुत ज्यादा मतलब पहले ब्रिटिशर्स ने इसको इनिशिएट किया था, इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। उसके बाद में तो इंडियंस ने जैसे अपनी ही टी के कल्टीवेशन बहुत बड़े बड़े बना लिए हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगा दिए हैं टी के, और इसकी वजह से आज टी की जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज्यादा फैली हुई है। ओके, टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस। बहुत सारे टी प्लांटेशन सिर्फ इंडिया के ही है और इंडिया में ही है बहुत सारे, ठीक है। टी प्लांट ग्रो होते हैं वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में। फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए लैंड। जो टी की कल्टीवेशन होती है उसके लिए फर्टाइल और वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, ठीक है। इसमें रिच होना चाहिए ह्यूमस कंटेंट, मतलब कि जो ह्यूमस होती है, ठीक है, वो ज्यादा होना चाहिए, और ऑर्गेनिक मैटर। टी ब्रशेस, जो टी की बुशेस होती है, सॉरी झाड़ियां जो होती है, उनको वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए ऑल थ्रू आउट द ईयर। फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए लेकिन वार्म चाहिए, ओके। और इसमें मतलब ऐसे नहीं है कि रेनफॉल इसको ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, नहीं, इसमें ऐसे है कि हर टाइम रेनफॉल थोड़ी थोड़ी करके, फ्रीक्वेंट जो शावर्स होते हैं, शावर्स इसको थोड़ा थोड़ा करके लगता रहना चाहिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए ओवर द ईयर। टी जो है इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। टी को एक अकेला इंसान नहीं कर सकता है, अकेला लेबर नहीं कर सकता है, बहुत सारे लेबर्स चाहिए। इंटेंसिव लेवल पे ये टी का वर्क होता है, ठीक है। टी की क्रॉप बहुत सारे लोग मिलकर उगाते हैं, और टी के लिए ये भी नहीं कि मशीन्स रोबोट्स का हम यूज कर सकते हैं, नहीं, वहां पे लेबर्स की ही जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और कौन से रोबोट्स अभी आ भी गए हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर्स, मजदूरों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है यहाँ पे। कौन से स्टेट्स में टी की प्लांटेशन होती है? असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, इन जगहों पे टी की प्लांटेशन होता है, टी की कल्टीवेशन होती है, ठीक है। तो त्रिपुरा जो है ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आता है इन दी कंट्री। इन 2015 इंडिया वॉज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। देखो यार, हर बार चाइना बीच में आ जाता है, नहीं तो इंडिया जो है फर्स्ट पे पहुंच जाए, ओके। तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था आफ्टर चाइना टी का, ओके। नेक्स्ट, कॉफी। कॉफी देखो, इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। देखो पहले हमारे पास कॉफी नहीं थी, लेकिन जब से कॉफी आई है, सबसे पहले कॉफी कौन सी आई थी? अरेबिका वैरायटी की कॉफी आई थी सबसे पहले। यमन की एक वैरायटी है अरेबिका, वो कॉफी सबसे पहले यहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी कंट्री में सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में कॉफी लोगों को इतनी पसंद आई और इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि उसको हम ग्रो भी करने लगे हैं और कॉफी को कंज्यूम भी करने लगे हैं, ठीक है, एट ए वेरी हाई लेवल, ठीक है। तो
तो इंडियन कॉफी जो है वो वर्ल्ड की गुड क्वालिटी के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है, और उसके बाद में हम कॉफी ग्रो करने लगे तो इंडियन जो कॉफी है, इंडिया की जो कॉफी है वो बहुत ज्यादा अच्छी और गुड क्वालिटी की है, तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगी है। ठीक है, दिस वैरायटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसकी डिमांड जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इसकी ग्रेट डिमांड बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है इस वैरायटी की। Initially, its cultivation was introduced on the Baba Budan Hills, and even today its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. तो आज जो इसकी कल्टीवेशन है, सबसे पहले इसकी कल्टीवेशन कहाँ हुई थी? बाबा बुदन हिल्स में हुई थी। उसके बाद में कल्टीवेशन कहाँ होने लगी? नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में इसकी कल्टीवेशन होने लगी। तो कॉफी देख लो कितने ज्यादा बढ़ चुकी है, लोग इसे बहुत हाई लेवल पे कंज्यूम भी करते हैं और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगी। तो हमने कॉफी को भी ग्रो करने लगे, और आज लोग बहुत तरह तरह से कॉफी का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाने को बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। इन 2015 में इंडिया वॉज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। यार चाइना इतना आगे क्यों है? हर बात में बीच में टांग अड़ा देता है चाइना आके। ठीक है, तो इंडिया इस बार भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में इन दी वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ओके, तो इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। तो इंडिया में जो है ट्रॉपिकल और एज वेल एज टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल, सभी तरह की क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती है। मैंगोज हो गए, कितने तरह कैसे फ्रूट्स होते हैं देखो, मैंगोज, लिच्ची, ऑरेंजेस, बनानास, पाइनएप्पल, गवावा, ग्रेप्स, एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स मतलब अखरोट। ठीक है, पियर्स, एप्रिकॉट्स, जो एप्रिकॉट्स होते हैं, ठीक है, बनानास, केले हो गए, ऑरेंजेस हो गए, ठीक है, अलग अलग तरह की बहुत सारे फ्रूट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो मैंगोज जो है महाराष्ट्र के, कहते हैं ना मैंगो की बहुत सारी वैरायटी होती है, दशहरी आम होते हैं और वो बड़े बड़े से येलो कलर के होते हैं, उनको क्या बोलते हैं यार, तोता आम भी होते हैं, और वो अलग से आते हैं बहुत शानदार टाइप के, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंगोज महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन जगह पे पाए जाते हैं। ऑरेंजेस जो है नागपुर और चिरापुंजी मेघालय में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब वहां के ज्यादा अच्छे होते हैं। ओके, बनाना जो है केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और जो केरला है वो मेन में आता है, मिजोरम, महाराष्ट्र कम में आता है। ओके, लिच्ची, गवावा उत्तर प्रदेश एंड बिहार में, पाइनएप्पल जो है मेघालय के, ग्रेप्स जो है आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना, महाराष्ट्र के, ठीक है, एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स ये सब जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। ये सब ग्रेट डिमांड है, आर इन द ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जितने भी फ्रूट्स है ये अलग अलग तरीके से और अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं और बहुत ही ज्यादा ग्रेट डिमांड पे इनकी वैल्यू है। ओके, और जो है इंडिया जो है इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है ऑफ पी का, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो और ब्रिंजल, पोटैटो। ठीक है, तो बहुत सारी वेजिटेबल्स जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोड्यूस की जाती है, इंपॉर्टेंट है ये प्रोड्यूसर्स, पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये सब इंडिया की इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती है? देखो, नॉन फूड क्रॉप्स का मतलब जिन्हें हम खा नहीं सकते, जिन्हें हम कंज्यूम नहीं कर सकते, वो क्रॉप्स आती है। ओके, तो फर्स्ट है रबर, सेकंड है फाइबर क्रॉप्स, थर्ड है कॉटन, फोर्थ है जूट। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं रबर क्रॉप क्या होती है। ठीक है, तो ये जो है इक्वेटोरियल क्रॉप है, मतलब इक्वेटोरियल के पास में ये उगती है, मतलब कि केरला में उगाई जाती है। ठीक है, बट अंडर स्पेशल कंडीशंस के अंदर, और ये ग्रोन होती है ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल एरियाज में, लेकिन ज्यादा ये कहाँ ग्रो होती है? ट्रॉपिकल एरियाज में। ठीक है, और इसको मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट ज्यादा चाहिए होता है, मतलब रिक्वायर होता है, इसको मॉइस्चर होना चाहिए एयर में, ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, और रेनफॉल भी इसको 200 सेंटीमीटर चाहिए। देख लो, सबसे ज्यादा रेनफॉल जो जिसको चाहिए वो है रबर, मतलब रबर को बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी, हाई रेंज में रेनफॉल चाहिए। तो एनुअल रेनफॉल कितनी हो गई? रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर, एंड टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। रबर जो एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है, क्योंकि इसके देखो स्टेशनरी में भी काम आता है, यूज एज रबर हम यूज करते हैं। ठीक है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो इसका। ठीक है, और ये मेनली कहाँ ग्रो होती है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। ठीक है, अब देखते हैं हम फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स क्या होती है? देखो,
फाइबर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जिनसे हम धागा बनाते हैं, ठीक है, जिनसे हम थ्रेड बनाते हैं, तो वो फाइबर क्रॉप्स होती है। फर्स्ट हो गए जैसे कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। ये 4 फाइबर क्रॉप्स है जो ग्रो होती है इंडिया में। कॉटन और जूट हमारे सिलेबस में है, हेम्प और नेचुरल जो सिल्क है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब देखो ये सिल्क क्या होता है, सिल्क कैसे बनता है। सिल्क बहुत ही ज्यादा हाई कॉस्ट सिल्क की होती है और ये इजीली नहीं बनता है। इसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग वर्क होता है, हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं जो कि वर्क करते हैं इसके लिए, ठीक है। ये रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, मतलब जो शहतूत के जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर सिल्क वॉर्म होता है, वो रियरिंग करता है। उसकी मदद से जब वो रियरिंग करता है तो प्रोडक्शन होता है सिल्क फाइबर का। इज नॉन एज सेरिकल्चर इसे कहा जाता है, ठीक है। सिल्क वॉर्म क्या होता है, एक कीड़ा होता है, ठीक है, वो कुकून की मदद से, ठीक है, कुकून उसे कहते हैं, तो वो रियरिंग करता है और उसके बाद में प्रोडक्शन होता है सिल्क फाइबर का, ठीक है। तो इसे हम फाइबर क्रॉप्स कहते हैं। सिल्क की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आज तो क्या है, सिंथेटिक बहुत ज्यादा यूज होने लग गया, तो सिल्क को इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स बहुत सारे आ गए हैं जिसकी वजह से सिल्क को भी हाई कॉस्ट होने की वजह से इतने ज्यादा लोग नहीं यूज करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉटन। कॉटन जो है इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट सबसे ज्यादा इंडिया में उगाई जाती है और ओरिजिनल जो कॉटन मिलता है वो भी इंडिया में ही मिलता है। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मेन रॉ मटेरियल का वर्क भी करता है कॉटन, ठीक है। इन 2015 इंडिया वॉज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन का आफ्टर चाइना। चाइना फिर टपक गया है, ठीक है। तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ कॉटन का आफ्टर चाइना। कॉटन जो है ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल, मतलब ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा अच्छे से उग जाता है, ठीक है। और ड्रायर पार्ट इसको चाहिए था ऑफ द डिकेन प्लेट्यू। इसको हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन इतना ज्यादा, मतलब इरिगेशन में इसको लाइट चाहिए होता है और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसको, ठीक है। फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं 210, इसको फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं जिस टाइम पे बिल्कुल भी फ्रॉस्ट ना होती हो। ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है इसको ग्रोथ के लिए, ठीक है। ये खरीफ क्रॉप है और इसको रिक्वायर होता है 6 to 8 months टू मैच्योर, मतलब 6 से 8 महीने में मैच्योर हो जाती है। मेजर क्रॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ओके, अब देखते हैं जूट। जूट जो है गोल्डन फाइबर होता है और एक गोल्डन कलर का होता है, ठीक है। इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट जो है वह कहाँ से सबसे ज्यादा अच्छे से उग जाता है? जिन जगहों पे बहुत ज्यादा फ्लड प्लेन्स होते हैं, मतलब जहाँ सबसे ज्यादा बाढ़ आई हुई होती है और जिसकी फर्टिलिटी एवरी ईयर रिन्यू होती है, और जहाँ पे बाढ़ आई हुई होती है उन जगहों पे जूट जो है अच्छे से उग जाता है, ठीक है। अच्छे से खेती होती है जूट की, ठीक है। हाई टेम्परेचर इसको रिक्वायर्ड होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ के टाइम पे, ठीक है। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय, ये जो है मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है जूट के। और जूट किन किन कामों में काम आता है? बैग्स बनाने में, मैट्स बनाने में, रोप्स, यार्न, कारपेट्स, अदर आर्टिफैक्ट्स। ओके, ड्यू टू हाई कॉस्ट होने की वजह से जूट जो है इतना ज्यादा लोग इसे नहीं प्रीफर करते हैं खरीदना, इतना नहीं खरीदते हैं क्योंकि इसकी हाई कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और इसकी जगह सिंथेटिक फाइबर लोग खरीदते हैं, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो है इजीली बहुत ज्यादा मिल भी जाता है, बहुत जल्दी बन भी जाता है और बहुत सस्ता भी होता है। इसकी वजह से जो जूट है वो अभी जो तो है इसका, मतलब इसको इतने ज्यादा लोग नहीं खरीदते हैं और इतना ज्यादा सोल्ड नहीं होता है। लेकिन इन फ्यूचर जो जूट है उसका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है फ्यूचर आने वाले टाइम पे, क्योंकि अब जो लोग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रीफर कर रहे हैं, तो अब हो सकता है कि लोग जूट, ओरिजिनल जूट है उसको माने, ओके, उसको खरीदे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नॉन फूड क्रॉप्स। नेक्स्ट टॉपिक, ओके, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। लास्ट टॉपिक क्या है? टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। देखो टेक्नोलॉजिकल क्या होते हैं? टेक्नोलॉजिकल मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ओके। और जो इंस्टीट्यूशनल है मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। और रिफॉर्म्स क्या होते हैं? पॉजिटिव चेंजेस, जो भी अच्छे चेंजेस जो होते हैं, जो भी पॉजिटिव चेंजेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिफॉर्म्स, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एग्रीकल्चर हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। देखो इंडिया में जो है एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस बहुत सालों से हो रही है, थाउजेंड्स ऑफ सालों से, 1000 सालों से भी चलती आ रही है। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी होती है इंडिया में, ठीक है, इतने टाइम से होती आ रही है। और इंडिया की खेती में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है और उनको सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए हैं, वो हम टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में देखेंगे कि इंडिया की खेती में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है,
कैसे उनको सॉल्व करना है, और हमने उनको सॉल्व करने के लिए किस तरह से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस यहाँ पे किए हैं फॉर एग्रीकल्चर के लिए। ओके, तो लैंड फर्टिलिटी इज लो बिकॉज क्यों है लैंड की फर्टिलिटी लो? क्योंकि हम इसे कई सालों से यूज करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया है, लैंड फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, देखो इसका क्या मतलब है, इंडिया ने आजादी के बाद बहुत चेंजेस किए हैं, और इरिगेशन की हम बात करें तो इंदिरा गांधी जो कैनाल है वैसे बहुत डेवलप किया है। ऐसे बहुत तरह के कैनाल्स हमने डेवलप किए हैं ताकि जो फार्मर्स है कंट्री के, उनको मानसून पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, और ना ही वो कोई भी मानसून तरह के मतलब रेनफॉल पे उनको ज्यादा डिपेंडेंट ना हो, वो इरिगेशन कर सके खेती के लिए। और उनका इरिगेशन इजी कैसे हो सकता है, बाय दी वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी हो जाएगी उनको तो इरिगेशन वो इजीली कर लेंगे, और जो मानसून पे डिपेंड वाली सिचुएशन है वो क्रिएट ही नहीं होगी। ठीक है, बट फिर भी यहाँ के इंडियंस एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम है उनको फेस करनी पड़ती है। क्यों? बहुत बार ऐसा होता है कि उनको एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड मेजर प्रॉब्लम क्या है इसकी, ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से इंडिया को जो है बहुत ज्यादा फार्मर्स को जो है एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ओवर पॉपुलेशन इज द मेजर कॉज, क्योंकि जब ज्यादा ओवर पॉपुलेशन होगी तो रिसोर्सेज पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना, देखते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से लैंड का साइज डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो डिवीजन होता जा रहा है। क्यों डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि डिवीजन होता जा रहा है लैंड का। कैसे बंटवारा, मैंने तुम्हें फॉर एग्जांपल दिया था एक पेरेंटल संपत्ति वाला। ठीक है, पेरेंट्स की जो लैंड है वो डिवाइडेड होती जा रही है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है लैंड का, और उसकी वजह से बंटवारे की वजह से लैंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है उसकी साइज पे। ठीक है, तो एक ऐसा देश जहां की 60% ऑफ पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है, तो वहां प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये तो बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक होने वाला है ना। अगर वहां प्रॉब्लम्स आ रही है और वहां की 60% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है, तो मतलब ये तो एक बहुत बड़ा सीरियस टॉपिक हो सकता है। ठीक है, The government of India embarked introducing agriculture reforms to improve Indian agriculture। देखो 1947 जो हमने इंडिपेंडेंस लिया था जिस टाइम पे, आफ्टर इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश टेक मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर कंट्री। ठीक है, तो उन्होंने इतनी ज्यादा चीजें हमारी कंट्री से ले गए थे। वो उन्होंने बहुत ज्यादा फार्मिंग की थी, फार्मिंग कर करके इतने सारे वो प्रोडक्ट्स अपने जो देश है वहां पे ले गए थे। फार्मिंग करके हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी थी उसको बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया था उन्होंने क्या फायदा उठाया, हमारी सॉइल का बहुत ज्यादा फायदा उठाया, जिसकी वजह से हमारी जो लैंड फर्टिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई थी। ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी अंडरस्टैंड फॉर आवर सर्वाइवल। हमने सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद में हमने सबसे पहले क्या सोचा, हमने अपने सर्वाइवल के लिए सोचा, मतलब कि फूड सिक्योरिटी के बारे में सोचा कि कुछ भी हो हमें सबसे पहले फूड सिक्योरिटी करनी होगी अपने लिए। ठीक है, ताकि हमें कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कभी किसी कंट्री को ना बोलना पड़े फॉर द फूड सिक्योरिटी। ओके, तो फार्मर्स को हम सबसे ज्यादा खुश रखते थे इस चीज के लिए। फार्मर्स को खुश रखेंगे तो एग्रीकल्चर होगा तो फूड सिक्योरिटी होगी। ठीक है, और कोई भी भूखा ना रहे इससे। ठीक है, तो हमने क्या किया, आफ्टर इंडिपेंडेंस कई सारी चीजें की। कलेक्टिवाइजेशन, जमींदारी अबोलिशन, कॉर्पोरेशन सिस्टम बनाना, सोसाइटीज बनाना, लैंड रिफॉर्म्स बनाना। तो हमने कई सारी चीजें की कि एग्रीकल्चर पे हमारे इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो इस तरह से हमने बहुत सारे काम किए इस पे। फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था तब से हमने लैंड पे फोकस कर रहे हैं। फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था ना तब से हमने लैंड पे सबसे ज्यादा फोकस किया है, लेकिन लैंड टुकड़ों में होने की वजह से अब लैंड रिफॉर्म काम नहीं चलेगा। क्यों, देखते हैं। तो लैंड जो है टुकड़ों में बढ़ चुकी है, तो लैंड जो रिफॉर्म है लैंड रिफॉर्म से काम नहीं चलेगा। अब हमें रिवोल्यूशनरी आइडियाज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 1960 टू 1970 से हमने सबसे ज्यादा फोकस कहाँ किया, एग्रीकल्चर पे फोकस किया। देखो एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो हमारे जो फूड सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से रहेगी, लोगों में खाना इजीली अवेलेबल होता रहेगा। हमें जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ठीक है, हमारे जो वीट, मेज, बहुत सारी चीजें हो गई, जो भी हमारी क्रॉप्स है, ये सब हमें इजीली अवेलेबल होता रहेगा, और इसकी वजह से हमारे यहाँ पे कोई भी भूखा नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद में हमने 2 रिवोल्यूशन लाए, ग्रीन रिवोल्यूशन और व्हाइट रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन जो था वो सबसे ज्यादा फोकस करता है फार्मिंग पे, मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन ग्रीनरी पे फोकस करेगा। ओके, तो फार्मिंग पे इसने फोकस किया ताकि अपने देश में कभी किसी को
भूखा ना रहना पड़े, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या था? व्हाइट रिवॉल्यूशन को हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, और उसने फोकस किया किस पे? मिल्क पे फोकस किया, और ताकि अपने देश में फूड सिक्योरिटी आए, ठीक है। कोई भी फूड सिक्योरिटी बनी रहे, कोई भी ऐसी जगह ना हो या कोई भी ऐसे लोग ना हो जिनको फूड सिक्योरिटी से अलग होना पड़े, ठीक है। तो अमूल जो है वो भी व्हाइट रिवॉल्यूशन में ही बर्थ हुआ था, अमूल भी तब से चलता आ रहा है। तो इन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ? देखो, डेवलपमेंट जो हुई, लेकिन कुछ जगह की हुई, कुछ स्टेट में ज्यादा, कुछ स्टेट में कम, इस तरह से अफेक्ट पड़ा। कुछ स्टेट में तो ज्यादा डेवलपमेंट हुई और कुछ स्टेट में कम डेवलपमेंट हुई। ओके, 1980 से 1990 में हमने एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट किया। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक साथ, हमने कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब एक साथ, ठीक है। लैंड का मतलब जमीन, डेवलपमेंट का मतलब प्रगति। तो एक साथ जमीन प्रगति की हमने, प्रोग्राम्स बनाया, ठीक है, जिसमें सारी चीजें इंक्लूड की, ठीक है। जिसमें जितनी भी सारी चीजें वो इंक्लूड हो, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स भी हो, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स भी हो। 1980 में किया इन सबको, रिफॉर्म्स को हमने क्या किया? रिफॉर्म्स बनाए, ठीक है। तो 1990s में क्रॉप इंश्योरेंस, ड्रॉट, ठीक है, ग्रामीण बैंक जो था, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस तरह से कंट्री की डेवलपमेंट की बात हुई थी, ठीक है। तो हमने वन बाय वन डेवलपमेंट शुरू किया। सबको सब चीज की नॉलेज हो जरूरी तो नहीं। देखो, जो फार्मर्स थे उनको भी इतनी नॉलेज नहीं थी हमारे। देखो, जो चिल्ड्रन होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको भी पढ़ाई की ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, सबको सिखाना पड़ता है, धीरे धीरे नॉलेज आती है। तो वैसे ही जो फार्मर्स थे उनको भी कंप्लीट नॉलेज नहीं था फार्मिंग का, ठीक है। तो उनको भी ऐसे था कि अगर कीड़े लग जाएंगे तो हम कैसे क्रॉप को ठीक कर पाएंगे, रेनफॉल ज्यादा आ गई तो एकदम से हम कैसे इसको बहुत सारी चीजों से बचाएंगे। रेनफॉल से अगर कोई ड्राई वाली क्रॉप है, अगर उसको रेनफॉल नहीं चाहिए तो रेनफॉल से कैसे हम उसको क्योर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मेजर्स थे जिनकी वजह से सबको सबकी नॉलेज नहीं होती, ठीक है। तो सिमिलरली सारे फार्मर्स जो खेती करते हैं उनको भी सारी नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। तो नॉलेज देखें, अगर कीड़े लग जाए तो कैसे ठीक करना है, या बारिश ज्यादा आए तो कैसे, ड्राई क्रॉप को ग्रो करना है काम, तो कैसे इरिगेशन करना है, कैसे वेट क्रॉप पे ध्यान देना है, ठीक है। इसलिए हमने कुछ प्रोग्राम्स चालू किए, कुछ टीवी पे प्रोग्राम स्टार्ट किए, नेशनल टीवी पे, जो नेशनल टेलीविजन चैनल था उस पे भी हमने कुछ प्रोग्राम्स चालू किए, कुछ रेडियो पे। ये सब हमने क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि जो वेदर बुलेटिन्स थे, वेदर बुलेटिन्स बताने के लिए, जैसे वेदर में बहुत बार चेंजेस होते हैं कि इस साल बारिश कम आएगी, इस साल बारिश ज्यादा आएगी, तो उस अकॉर्डिंग जो फार्मर्स थे, बारिश देख के उनको कौन सी क्रॉप उगानी है, कौन सी नहीं उगानी है, वो अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, जैसे भी मतलब सिचुएशन क्रिएट होने वाली है वेदर के अकॉर्डिंग, वो क्या कर लेते थे, अपनी जितनी भी उनको जो भी तैयारियां करनी थी वो सारी तैयारी वो पहले से करके रखते थे। तो इस तरह से बुलेटिन्स और प्रोग्राम्स चालू किए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है यार, हर चीज में करप्शन। गवर्नमेंट के लोग जब शहर में सामान बेचने, गांव के लोग जब शहर में सामान बेचने आते हैं, या फिर वो जब क्रॉप्स उगाते हैं, क्रॉप ग्रो करने के बाद में वो जब उनको बेचने आते हैं, तो ये क्या करते हैं, ट्रेडर्स, होलसेलर्स क्या करते हैं, उन क्रॉप्स को खरीद लेते हैं कम दामों में और बाद में ज्यादा पैसों में उसको बेच देते हैं। तो इस तरीके से वहां पे करप्ट करते हैं ये बहुत ज्यादा फार्मर्स के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाया, ठीक है। उससे क्या होता है, तो अगर आपको अपनी क्रॉप नहीं बेचनी, होलसेलर्स को, ट्रेडर्स को, किसी को भी मार्केट में भी नहीं बेचनी, आपको कोई क्रॉप नहीं बेचनी, ठीक है, किसी को भी, उस आपको सिर्फ मतलब नहीं बेचनी है आपको इन जगहों पे क्रॉप, तो आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट को क्रॉप बेच सकते हो। कैसे? तो गवर्नमेंट हर साल के पहले से, हर साल के स्टार्टिंग में क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर साल अनाउंस करती है, ठीक है। जैसे दाल की ये प्राइस होगी, चावल की प्राइस होगी, ठीक है, वीट की ये प्राइस होगी, तो हर चीज की प्राइस अनाउंस कर देती है पहले। तो आपको अगर होलसेलर्स, जो ट्रेडर्स, मार्केट होते हैं, इन सब में अगर आपको बेचना नहीं है, तो जो प्राइस गवर्नमेंट पहले बताती है उसी प्राइस पे आप इन सारी चीजों को बाद में गवर्नमेंट को बेच सकते हो, ठीक है। कोई नहीं लेगा तो गवर्नमेंट आपकी जो क्रॉप है वो सब ले लेगी, और आपको वो जो प्राइस उन्होंने पहले अनाउंस की उसी प्राइस में लेगी और उतने आपको पैसे दे देगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्राइस
से आपको साल से पहले अनाउंस किया गया था, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्राइस से क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है कि आपको पहले से पता होता है कि इतनी प्राइस में इसको बेचना होगा, तो आप वो क्रॉप उगा लेते हो, ठीक है। और ये हर साल रिवाइज भी होता है महंगाई को देखते हुए, या फिर अगर किस तरह की क्रॉप ज्यादा महंगी है उस अकॉर्डिंग सब कुछ देख के उसके बाद में ही अनाउंस करती है गवर्नमेंट, ठीक है। किसान क्रेडिट लोन या फिर क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये भी देखो एक किसान जो क्रेडिट कार्ड होता है वहां पे क्रेडिट मतलब लोन लेना। क्रेडिट कार्ड जो सिर्फ किसानों के लिए बनाया जाता है, जो भी खर्चा होता है खेती होने से पहले, तो अगर उनको लोन चाहिए तो ले सकते हैं, ठीक है। लिमिट होती है क्रेडिट कार्ड की, तो क्रॉप होने के बाद आप उसे बेच के क्रेडिट कार्ड को लोन भर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट होती है कि 1 लाख 2 लाख तक आप ले सकते हो। उसकी लिमिट होने के बाद अगर आप लिमिट होने होती है उतना आप ले सकते हो, ठीक है। आपकी क्रॉप उगने से पहले आप ले सकते हो कि आपको जैसे दवाइयाँ खरीदनी है, पेस्टिसाइड केमिकल्स खरीदने हैं, बीज खरीदने हैं, ठीक है, कोई भी चीज चाहिए क्रॉप्स के लिए, तो उसके लिए आप पैसा पहले से ले सकते हो। और जब आपकी क्रॉप उग जाए और उसके बाद में आप बेच कर सेल कर दो उसको, उसके बाद में आप अपना लोन चुका सकते हो, ठीक है। तो एक इंश्योरेंस भी होता है, हम जैसे अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, अपने फोन का इंश्योरेंस करवाते हैं, अपना खुद का इंश्योरेंस करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो लोग फार्मर्स तो अपनी खेती का सबसे पहले इंश्योरेंस करवाएंगे यार, कि इस साल अगर खेती नहीं हुई, इस साल अगर साइक्लोन की वजह से हमारी खेती खराब हो गई या फिर रेनफॉल ही नहीं हुई, हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो इस वजह से क्या होता है, ऐसी जब प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ जाती है तो उस वजह से क्या होता है, खेतों का इंश्योरेंस लोग करवाते हैं, ठीक है। तो आजकल तो लोग बहुत फोनों का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, खुद का इंश्योरेंस करवाते हैं, या हर चीज का इंश्योरेंस करवाते हैं, घर का सब कुछ। तो क्या होता है, जो फार्मर्स है वो अपने खेती का तो करवाएंगे नहीं यार, अगर क्रॉप नहीं उगी इन फ्यूचर, अगर कोई भी प्रॉब्लम की वजह से क्रॉप नहीं उगती है या फिर क्रॉप खराब हो जाती है, तो उनको पैसे मिल जाते हैं सर्वाइव करने के लिए, कि हाँ आप इस साल इन पैसों से काम चला सकते हो अपना, ठीक है। ओके, तो ये हो गए आपके कुछ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके मतलब बता देती हूँ कि ये टेक्नोलॉजिकल है और ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है। देखो टेक्नोलॉजिकल कौन से हैं और इंस्टीट्यूशनल कौन से हैं, एक मिनट। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हो गए किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ठीक है, इंश्योरेंस करवाना, ये टेक्नोलॉजिकल हो गया, ओके। और ये जो ग्रामीण बैंक्स है ये सब टेक्नोलॉजिकल हो गए। ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, ये सब तो है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये हो गए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लेना इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीटेड। चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है, एग्रीकल्चर, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।